भाई टाटा मोटर्स ना बहुत टाइम से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपना हाथ साफ कर रहा है और इन्होंने अलग अलग टाइम पे डिस्ट्रप्शन लाए। टाटा नैनो लाके डिस्टर्ब करने की कोशिश करी मार्केट को, फिर नेक्सॉन ईवी से एक नया ईवी सेगमेंट क्रिएट किया और अब कर्व के साथ एसयूवी कूप सेगमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ऑटो 9 और आज हमारे साथ है टाटा की कर्व आइस इंजन वाली। हमने इससे पहले ईवी चला चुके हैं। मेरी बाई तरफ जो गाड़ी देख रहे हैं आप, ये 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आती है। मेरे दाई तरफ गाड़ी जो देख रहे हैं ये 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है। दोनों ही इंजन नए हैं। इनमें कितना नयापन है और कितना पुरानापन है, कितना टाटा का पुराना डीएनए है और कितने टाटा के नए नए फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। दोनों ही इंजन्स का ड्राइव इंप्रेशन आपको मिलेगा। कॉस्मेटिकली लगभग दोनों गाड़ियाँ सेम हैं, तो डिटेल्स लगभग सेम रहने वाली है। दोनों ही टॉप एंड मॉडल है। अब देखते हैं कि ये जो एसयूवी और कूपे का हाइब्रिड नेचर है, सॉरी एसयूवी और सेडान का जो हाइब्रिड नेचर है, इसका नेचर हमें कितना नेचुरली लगता है या फिर नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आओ एंजॉय करो इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। कुछ इस प्रकार की मिलती है आपको टाटा कर्व ईवी में। इसमें ऊपर लॉक का बटन है, यहाँ बूट ओपन कर सकते हैं, हेड लैम्प ऑन कर सकते हैं और यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। चाबी को काफ़ी क्लासी कर दिया है टाटा ने, देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है चाबी। वो एक अप मार्केट फील जो है वो आ गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के डीएनए के बारे में। ये गाड़ी एटलस प्लेटफॉर्म पे तैयार हुई है। ये टाटा की तरफ से नया प्लेटफॉर्म है, नया आर्किटेक्चर है और इसी के ऊपर आने वाली एसयूवीज़ भी तैयार होंगी। कह रहे हैं कि सिएरा या फिर आने में वाली जो अब नेक्सॉन आइस जो इसके बाद आएगी उसको भी इस प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा। उसमें थोड़ा समय क्योंकि अभी हाल ही में आई थी। एडवांस टेक लाइफस्टाइल आर्किटेक्चर इसको कहा जाता है एटलस को। अगर देखें इसको क्योंकि कहा जाता है कि कर्व जो है वो नेक्सॉन के ही प्लेटफॉर्म पे बनी, उसी आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन है, तो टाटा मोटर्स का कहना है कि नहीं, उस पे नहीं है, हमने उसके अंदर चेंजेस करें। कुछ 20 से 30 mm का चेंज इसके व्हील बेस के अंदर आपको मिलता है जब प्लेटफॉर्म के लेवल पे हम बात करते हैं। बाकी ओवरऑल जो लेंथ है वो नेक्सॉन से ऑब्वियसली ज़्यादा है। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 4310 mm की, 4.3 मीटर्स लंबी ये गाड़ी है। 1810 mm की इसकी चौड़ाई है और हाइट है 1637 mm की। व्हील बेस 2560 mm का आपको इसके अंदर मिलता है। अब ये जो सारी डायमेंशंस हैं ये क्या गाड़ी के साइज़ को जस्टिफाई कर रही है? जस्टिफाई का मतलब ये है कि गाड़ी तो 4.3 मीटर लंबी है, लेकिन क्या इसके अंदर इतनी जगह है, क्या इसकी वैसी रोड प्रेजेंस है? नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर के साथ और एक्सटीरियर में सबसे पहली चीज़ जिस पर आपकी नज़र जाएगी वो है इसके कनेक्टेड LED DRLs। टॉप बेस से दो नीचे वेरिएंट अगर आप आ जाते हैं, बेस उससे नीचे एक वेरिएंट और बेस उसके ऊपर एक वेरिएंट, उससे नीचे में कनेक्टेड LED DRL आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये गाड़ी को एक ज़्यादा ब्रॉडर लुक देते हैं। आज की डेट में वैसे मोस्टली कंपनीज कनेक्टेड LED DRLs की तरफ जा रही हैं और टाटा ने भी इसकी रिवायत शुरू करी थी। देखने में अच्छे लगते हैं और रात के टाइम इनका काम भी बढ़िया होता है, तो ओवरऑल अच्छा फिनिश है। टाटा कर्व आइस और ईवी के अंदर जो दूसरा डिफरेंस आता है, पहला मैंने बताया नहीं है लेकिन मैं आपको दूसरा बताता हूँ। देखो आप यहाँ पर आपको ग्रिल जो है वो एयर इनटेक के लिए थोड़ी थोड़ी जगहों पर ओपन की गई है। यहाँ पर आपको ये सैटिन क्रोम फिनिश के अंदर इधर इंसर्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका जो फ्लैगशिप कलर है जो कि गोल्डन कलर है आइस के अंदर और ब्लू कलर है, काइंड ऑफ ब्लू कलर है ईवी के अंदर, अगर वो वाला आप ट्रिम लेंगे तो ये बॉडी कलर के हो जाते हैं। उसके अलावा आप कोई भी ट्रिम लेंगे तो इस तरह के सैटिन क्रोम फिनिश इंसर्ट्स आपको दिखाई देंगे। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा होगा। कैमरा का काम क्या है, इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी है और एडास भी है। एडास रेडार बेस और कैमरा दोनों के साथ मिलकर काम करता है, तो ये कैमरा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके बम्पर के अंदर भी एक ग्रिल नज़र आ रही होगी। ये ग्रिल भी ओपन है एयर इनटेक वगैरह के लिए। जो रेडार है, एडास का रेडार कहाँ छुपाए हैं? एडास का रेडार यहाँ छुपाए हैं। आप ये देखो, इन्होंने इसके पीछे रेडार को छुपाया। जनरली जो एडास का रेडार है वो अलग से दिखाई देता है। क्या इसके पीछे छुपाने के बाद इसकी एफिशिएंसी कम हुई है? नहीं, ये आपको ड्राइव के दौरान हम ज़रूर बताएंगे। बट ओवरऑल जो फ्रंट है वो अच्छा लगता है। ये एक जो टाटा की कॉमन डिज़ाइन लैंग्वेज आ रही है उसी के साथ ये चलता हुआ आ रहा है। इधर आप प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स है और हेडलैम्प्स के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फिन बनाया हुआ है, एयर कर्टेन बनाया हुआ है बेसिकली, इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक नेचर देने के लिए। आप ये देखो तो हवा यहाँ से कटती हुई जाएगी ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो सके, आपको ज़्यादा इसके अंदर ताकत मिल सके, एयर ड्रैग कम हो सके। अब थोड़ा सा फिर से अपन लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप फ्रंट में आपको सेंसर्स भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है, रेडार वगैरह है और एडास है, तो ये सेंसर्स वगैरह उसके लिए काम आते हैं। वाइपर्स के बारे में बात करें, रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलते हैं और ये आपको मतलब ऑलमोस्ट हर एक पर्सोना के अंदर मिलेंगे। आई गेस शायद बेस मॉडल में शायद मिले ना मिले, लेकिन उससे दो नीचे का हमने जो ट्रिम देखा है, जो मैंने देखा मैं आपको वो बता रहा हूँ, वहाँ से आपको ये मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कैमरा नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है और ये भी एडास के लिए काम करता है। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का दिखता है टाटा
कर्व का जो पेट्रोल या डीजल जो भी आप लेंगे उसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका फ्रंट कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। देखने में कैसा लग रहा है ये आप हमें बताइएगा, लेकिन हम जो आपको बता सकते हैं कि अच्छा स्टांस है गाड़ी का। फिलहाल जो सामने से दिख रही है गाड़ी काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव लग रही है। अब एक बार साइड में चलते हैं, देखते हैं साइड प्रोफाइल कैसा है इसका। जब आप इसको साइड से देखते हैं तो पहली बार आपको उस चीज़ की झलक नज़र आती है जो टाटा ने प्रॉमिस किया है, यानी कि कूपे शेप की नज़र आएगी आपको। अब आप देखो आगे से ये एसयूवी, पीछे जो स्लांट आ रहा है इसका वो सेडानिश स्लांट है। साइड से जब मैं पहली बार इस गाड़ी को देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अटपटा क्या चीज़, थोड़ी सी अटपटी क्या चीज़ लगती है वो यहाँ पर ये कि ये जो पिलर आ रहा है, ए पिलर आ रहा है ना, इसकी लाइन ना यहाँ पर मैच नहीं होती। तो ये लाइन नीचे एंड होती है और ये लाइन यहाँ से शुरू होती है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा खलती है, ओसीडी टाइप फीलिंग हो जाती है कि यार इसको एक साथ क्यों नहीं मैच कराया हुआ है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इधर ज़्यादा गैप है और इधर कम गैप है, तो इसकी वजह से कुछ तो अटपटा इसके अंदर लगता है। बट ओवरऑल जो इसका साइड शेप है वो अच्छा लगता है देखने में। गाड़ी लंबी लगती है, गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लगती है। जो एक नए सेगमेंट को क्रिएट करने की तैयारी हो रही है, जो नए एक सेगमेंट की बात हो रही है कि एसयूवी कूप बनाया जा रहा है, वो चीज़ की झलक आपको पहली बार यहाँ पर नज़र आएगी। फ्लश डोर हैंडल्स हैं, फ्लश डोर हैंडल। और अच्छी बात क्या है कि अब जैसे हैंडल अनलॉक है ना तो ये खुला नहीं रहता। जैसे कुछ ब्रांड्स से आप गाड़ी देखेंगे तो फ्लश डोर हैंडल उनका यहाँ खुला रहता है, इसका खुला नहीं रहता। आपने इसे खोला और ये बंद हो गया दोबारा। और ये इल्यूमिनेटेड है, ये जलता रहता है ताकि रात को बाई चांस अंधेरे वगैरह में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता लग जाए, गाड़ी अनलॉक करेंगे तो आपको यहाँ पर जलता हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ORVM जो है साइज़ अच्छा है, ORVM का इंडिकेटर लगा हुआ है, इसके नीचे कैमरा है। फिर मैं बता रहा हूँ 360 डिग्री कैमरा है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वगैरह है, तो उस केस के अंदर ये सारे कैमराज जो है वो काम आते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ऑफ रोडिंग करी तो गाड़ी गंदी हो गई। कर्व की यहाँ पर बैजिंग आपको लगाई हुई है और कर्व की बैजिंग काफ़ी अच्छी लगती है इसके ऊपर लगी हुई, क्योंकि साइड में ना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको एक बार वाइड फ्रेम में देखते हैं, आपको एज सच कैरेक्टर लाइन दिखाई नहीं देंगी। आपको शोल्डर के नीचे एक लाइन बस दिखाई दे रही होगी, उसके अलावा और कोई कैरेक्टर लाइन यहाँ पर नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन्होंने यहाँ पर हल्की हल्की लाइन और कर्व वगैरह डाले हैं, बट कोई एज सच मेजर कैरेक्टर लाइन यहाँ नहीं है जो कि इसके साइड स्टांस को, साइड को कुछ एक नई भाषा देती हो। तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है, बहुत बड़ी लगती है गाड़ी देखने में। और उसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है इसके टायर्स को। 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ ये गाड़ी आती है और आप इसके जो अलॉय का डिज़ाइन है वो भी देखने में बढ़िया लगता है। काफ़ी हद तक आपको लैम्बोर्गिनी उरुस से इंस्पायर्ड ज़रूर नज़र आएगा, बट वो गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और भी डिज़ाइन के अलॉय इसके अंदर फिट हो सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट डिज़ाइन है, बट ये डिसेंट डिज़ाइन है, इसके ऊपर जच रहा है। उसके ऊपर अगर पूरा व्हील आर्च देखोगे तो उसके ऊपर जो ब्लैक क्लैडिंग है वो इसको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस की फीलिंग दे देती है। इसके साथ अगर आप पूरी देखेंगे तो नीचे जो साइड में क्लैडिंग है, नीचे की तरफ क्लैडिंग लगाई हुई है रनिंग बोर्ड के ऊपर, वो भी इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। डुअल टोन में पूरा पूरा माहौल बनाया है साइड में, तो वहाँ पर वो भी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर देती है। मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो एक तो ऑरेंज के साथ काला वैसे ही बहुत बढ़िया लगता है। शोल्डर पे आपको बस एक दिखाई दे रहा होगा कि एक पूरी की पूरी क्रोम लाइनिंग है यहाँ पर। इसके अलावा गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको क्रोम ना बराबर मिलता है, जो आपको ग्रिल पे क्रोम दिखाया वो मिलता है, उसके अलावा बस ये क्रोम है। रूफ रेल मौजूद नहीं है, किसी भी ट्रिम में नहीं आता है, बट एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप रूफ रेल ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपको कुछ इस प्रकार का इसका साइड प्रोफाइल नज़र आता है। छोटी छोटी चीज़ें डाली गई हैं ताकि जो एयर ड्रैग है उसको कम किया जाए। जैसे कि एक ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पर एक छोटा सा फिन ऐड किया गया है, ये वाला पार्ट, इसको एरोडायनेमिक ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाने के लिए। एरोडायनेमिक नेचर जब गाड़ी का बढ़िया होता है तो उसमें पावर तो मिलती है लेकिन साथ में माइलेज भी मिलती है। तो कुल मिला के इस तरह का इसका साइड दिख रहा है। अब गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि वाकई में इस गाड़ी को बाकी किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग कर देता है। वो इसका ये रियर स्टांस है, यहाँ पर प्रॉपर आपको कूपे शेप दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले ऊपर के साथ शुरुआत करेंगे, यहाँ पर आप शार्क फिन एंटीना देख सकते हैं, मिलना ही चाहिए। जब आप एक प्रीमियमनेस की बात करें तो आज के डेट में शार्क फिन एंटीना इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो एक ये स्पॉइलर है, और ये नीचे से तो ओपन नहीं है, बट ऊपर से इसका डिज़ाइन जो ऐसा ना कि हवा इसके ऊपर से लहरती चली जाएगी, वो ड्रैग नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर भी एरोडायनेमिक्स का बहुत बढ़िया ख्याल रखा है। और वैसे भी जब कूपे शेप बनती है तो ज़्यादा अच्छे एरोडायनेमिक हो जाते हैं, ड्रैग कोफिशिएंट वगैरह आपका जो है वो ठीक ठाक रहता है, आपकी गाड़ी में परेशानी नहीं आती। वाइपर नहीं होते, सेडान्स में भी आपने देखा होगा वाइपर नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी जो पीछे ग्लास है वो स्लांट है, तो उसमें वाइपर की ऐसा ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर आपको डीफॉगर लगाए हुए हैं, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स हैं, और इसको भी हम आपको जला के दिखाते हैं कि कैसे लगते हैं। ये रोड पे चलते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बढ़िया डिज़ाइन आता है इनका जब ये रोड पे चल रहे होते हैं। और पीछे से देखने में गाड़ी को फिर वो जैसे अगर आगे कनेक्टेड LED DRL उस गाड़ी को आगे से चौड़ा बनाते हैं, तो कनेक्टेड LED
टेल लैंप्स जो है वो गाड़ी को पीछे से चौड़ा बनाते हैं, मतलब वो पीछे देखने में भी फिर गाड़ी का ना ब्रॉडर एक लुक आता है। अगर आप इसको पूरा एक बारी वाइड फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, क्योंकि एंड टू एंड लाइट बन रही है, तो लाइट बन रही है तो लाइट एक तरीके से वो विड्थ को दर्शा देती है, उसको हाईलाइट कर देती है, तो काफ़ी चौड़ी लगती है गाड़ी देखने में। उसके नीचे आप जैसे ही आते हो, अच्छा यहाँ पर ये है ब्रेक लैंप। आपको मैं बता दूँ, जब आप ब्रेक दबाएंगे तो ये वाली लाइट जल जाती है, ये वाली पोर्शन अगर आप देख रहे होंगे। इसके नीचे यहाँ पे टाटा का लोगो है, और टाटा के लोगो के नीचे एक कैमरा लगा हुआ है, तो 360 डिग्री कैमरा, तो कैमरा डालना ही था। और बीचों बीच कर्व की बैजिंग, हाँ ये, इसके अलावा और कोई बैजिंग गाड़ी के ऊपर नहीं लगाई गई है, ना इंजन की, ना ट्रांसमिशन की, ना इसके पर्सोना की, किसी भी चीज़ की बैजिंग नहीं है। ये अच्छी बात है, एक क्लीनलीनेस है। इसके अलावा आजकल ना लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं, जब उनकी गाड़ी के पीछे किसी ट्रिम वगैरह की बैजिंग लग जाती है ना, तो उनको ये लगता है यार कहीं मैंने छोटा ट्रिम ले रखा है, ये बात सबको पता लग जाएगी। और जिसने बड़ा ले रखा होता है उसको तो अच्छा लगता ही है, वो उसको लगता है भाई सबको पता लगे। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सोना वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया है, या इंजन या ट्रांसमिशन, तो वो उसको एक सफाई दे रहा है, क्लीनलीनेस दे रहा है। नीचे आएंगे, ब्लैकिश बम्पर आपको मिलता है, डुअल टोन बम्पर है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा बॉडी कलर में है। उसके नीचे आपको हल्की सिल्वर क्लैडिंग मिल जाती है, और रियर में भी आप यहाँ पर देखेंगे सेंसर्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ऐसा इसका रियर है। तो इसी के साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर टाटा कर्व का इंटीरियर कैसा है। बहुत सारे फीचर्स बेस्ट इन क्लास ये लोग बोलते हैं, तो देखें ज़रा कि क्या वाकई में बेस्ट इन क्लास है, ये क्लास अपार्ट ही है, मतलब बिल्कुल ही दूर चले गए हैं। आओ अंदर चलें। तो चलिए आपको दीदार करवा दिया जाए टाटा कर्व आइस के इंटीरियर का, और अंदर बैठते ही आपको हाँ वो एक थोड़ी प्रीमियमनेस की फीलिंग ज़रूर आएगी। चलिए इंटीरियर देखते हैं। सो इसका जो इंटीरियर है वो प्रीमियमनेस उसके अंदर ज़रूर है, लेकिन वो और बेहतर हो सकता था। रीज़न बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक है, ये थोड़ा बेटर मटेरियल मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर फैब्रिक हो जाता, पूरा का पूरा वाइन कलर में इंटीरियर दिया हुआ है, और ये टॉप एंड में मिलता है। हर पर्सोना का बेसिकली अलग अलग कलर है, किसी में आपको ब्लू मिलेगा, किसी में ग्रे मिलेगा, बट ये अकम्प्लिश्ड है, तो इसके अंदर आपको इस तरह का वाइन इंटीरियर मिलता है। ये वाला मटेरियल अगर थोड़ा सा और क्लासी होता तो बेटर लगता। ये जो AC वेंट्स वगैरह हैं ये अच्छे हैं, इनका साइज़ अच्छा है, और AC की हवा जो है वो आपकी स्टीयरिंग पे टकराएगी नहीं, बट आपको ये थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ तक होता तो शायद ज़्यादा बेहतर आती है, बट अभी भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो तो इस तरह की आपको फिनिश दी हुई है, और इधर आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है टाटा ने आपके लिए। तो कुल मिला के कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड नज़र आता है। बीच में 12.25 इंच की स्क्रीन है। ये भी मैं आपको बताऊँ वेरिएंट वाइज जो है वो चेंज हो जाएगी। किसी पर्सोना के अंदर 10.25 की मिलेगी, किसी में 12.25 की मिलेगी, किसी में ये 7.5-8 की इंच की भी स्क्रीन आती है। तो अलग अलग वेरिएंट में, बट ये जो वेरिएंट हम आपको दिखा रहे हैं कम्प्लीट वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर आपको 12.25 इंच की ये स्क्रीन मिलती है। इसके बाद इधर आप आएंगे तो यहाँ पर 10.25 इंच का MID डिस्प्ले है इसके अंदर, यहाँ टाकोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह और ट्रिप डिटेल्स मिलेंगी। इसको भी आपको डिटेल में बताएंगे। पहले एक बार जरा मोटे मोटे तौर पे इंटीरियर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो ये HVAC कंट्रोल्स के लिए ये पूरा एक टच पैनल यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको ये स्विच लगाया हुआ है, स्विच की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। यहाँ से आप ब्लोअर अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर अप डाउन होगा। और इधर जो है आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेस कूलिंग का बटन है। तो जैसे ही आप ये एक्सप्रेस कूलिंग का बटन दबाएंगे, ब्लोअर तो फुल पे हो जाएगा, उसके साथ में आपकी विंडो भी रोल डाउन हो जाएगी अपने आप। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये बटन प्रेस किया। लेकिन जब आप इसको बंद करते हैं तो रोल डाउन अपने आप नहीं होता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। बट मुझे समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, बट ठीक है, दिया है तो दिया है। ये भी आपको हर एक पर्सोना में नहीं मिलता, कुछ पर्सोनास के अंदर जो टॉप या टॉप से नीचे वाला है उसके अंदर आपको एक्सप्रेस कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। खैर, इसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं, हज़ार्ड लैम्प यहाँ से होंगे। यहाँ पे अगर आप दबाएंगे तो बूट ओपन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, जब अपन लोग जाएंगे पीछे की तरफ तो उसमें आपको वो दिखाएंगे। यहीं से टेल गेट ऑन खुल भी जाएगा, बंद भी हो जाएगा, और बंद हो गया। यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक, और यहाँ से 360 डिग्री कैमरा का बटन है। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी आपको हाथ के हाथ दिखा देते हैं। 3D व्यू भी आपको इसके अंदर मिलता है। अगर आप जैसे 3D बटन दबाएंगे तो देखो ये ऐसी गाड़ी आपको दिखने लगेगी। ये टाटा की हर गाड़ी के अंदर आता है, तो इसमें कुछ ऐसी बहुत अनोखी बात अब नहीं रही है। पहले हुआ ज़रूर करती थी, बट अब टाटा ने ही इसको कॉमन कर दिया, और अब बहुत सारे ब्रांड से देने लगे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, USB A टाइप पोर्ट और एक C टाइप पोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चैलेंज दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो C टाइप पोर्ट है, उसके अंदर मेरे को ये केबल लगानी है, तो आप देखो ये जगह कितनी गलत है इस चीज़ के लिए। ये इतना डिफ़िकल्ट काम है इसको लगाना। ये थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। अगर मान लो लेफ़्ट की जगह मैं राइट से लगाना चाहूँ तो राइट से तो आप लगा ही नहीं सकते। आप ये देखो, दायां हाथ मेरा घुस ही नहीं रहा है। मतलब लेफ़्ट तो मैं फिर भी लगा लूँगा,
राइड में लगाने में इतनी डिफिकल्टी है। तो मेरे हिसाब से एर्गोनॉमिकली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दिया है, इसको ऊपर लगाते बेटर होता है। एनीवेज आगे चलते हैं। ये जो है अब तो सो है, जो बन गया सो बन गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक गियर शिफ्टर मिलता है, शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इसकी स्मूथनेस अच्छी हो जाती है, लैग वगैरह नहीं होता, ये सब चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक डायल मिलता है, यहाँ से आप इको सिटी स्पोर्ट मोड पर स्विच कर सकते हो। जैसे स्विच कर लो इको सिटी, ये मतलब वही है जो नेक्सॉन में भी इस तरह की आपको डायल देखने को मिला होगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स हैं और ऑटो होल्ड का फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ मिलती है। एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, चार्जिंग पैड बढ़िया है, थोड़ा सा हीट अप कर रहा है बट ठीक है। एज इन यहाँ पर आर्म रेस्ट है और आर्म रेस्ट के नीचे आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है, ठीक ठाक सी स्टोरेज इधर भी है। तो यहाँ तक की ये बात हो गई। अब सीट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती हैं, 6 तरीके से एडजस्ट की जा सकती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और यहाँ रिक्लाइन एंगल वगैरह भी एडजस्ट हो सकता है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन को दिखाते ही दबाते ही आपके तन मन में ठंडक आ जाएगी, क्योंकि ये है वेंटिलेटेड सीट। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। उसके बाद इसके भी 3 फैन स्पीड है यहाँ पर। बाकी जो ड्राइविंग सीट का कंफर्ट है ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है वेंटिलेटेड का बटन लगाने के चक्कर में उसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। सीट की विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है, मतलब अभी मैं इतना भी मोटा नहीं हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है सीट थोड़ी बेहतर हो सकती थी। आप देखो थाई सपोर्ट ड्राइविंग सीट पर भी उतना बेटर नहीं मिल पा रहा है, जबकि मेरी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 5 फीट 9 इंच की हाइट है। उसके बावजूद भी एक प्रॉब्लम है यार, इसको सीट में कुछ कमी है। यहाँ पर सीट थोड़ी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। डोर की बात करें तो डोर की फील मेरे को लगता है डैशबोर्ड से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है बेटर लग रहा है, बट यहाँ ऊपर फिर हार्ड प्लास्टिक जो है वो इसके लिए थोड़ा सा मतलब इसकी शोभा को भंग ज़रूर करता है। यहाँ पे बीच में पियानो ब्लैक फिनिश, इधर एक छाता रखने की जगह दी हुई है और इधर डोर पॉकेट में जगह है, पानी की बोतल वगैरह आप रख सकते हैं। JBL के 8 स्पीकर गाड़ी के अंदर आते हैं, यानी कि 4 स्पीकर 4 ट्विटर और एक बेस भी है, तो आई गेस 9 हो गए टोटल। हाँ, तो 9 हो गए, 4 स्पीकर 4 ट्विटर और एक बेस। और आपको ORVM वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको एक क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है। इस तरह का दरवाज़ा है, दरवाज़ा अच्छा मजबूत है। एक बार बंद करके ये देखो, अगर आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। इस तरह का थर्ड साउंड है, थर्ड साउंड इज़ गुड, उसमें कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग की बात करें तो लेदराइट रैप्ड स्टीयरिंग है, डी शेप का स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ से आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी सारे हैं। आप इंफोटेनमेंट के वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, आगे नेक्स्ट वगैरह प्रीवियस करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं। अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है क्योंकि एडास है। बीच में एलिमिनेटेड लोगो जो टाटा की अब आपको लगभग हर गाड़ी में मिल रहा है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक का स्कोप नहीं है। ये बात होगी। अब एक बार नज़र मारते हैं MID स्क्रीन के ऊपर। MID स्क्रीन है, यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एडास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, TPMS आता है गाड़ी के अंदर, नेविगेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, मीडिया इन्फो वगैरह मिल जाएगा, और अगर मैप भी ना इसके स्क्रीन के अंदर ही आ जाएगा, वो सारी चीज़ें भी आती हैं। और यहाँ सेटिंग्स में आप जाएंगे तो बाकी और चीज़ें आ जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ये MID की बात होगी। अब आपको इन्फोटेनमेंट स्क्रीन दिखा देते हैं फटाक से। इन्फोटेनमेंट स्क्रीन में काफ़ी कुछ है, मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। देखो, एक तो आपको AQI दिखा रहा होगा इसके अंदर, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर एयर प्योरीफायर भी लगा हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, वायरलेस है, तो वो सारा कुछ। एक बार सेटिंग्स के अंदर JBL के स्पीकर, JBL मोड्स वगैरह, Amazon Alexa, क्लाइमेट, मीडिया, मूड लाइट, अलग अलग मूड लाइट आप चेंज कर सकते हो। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है, तो आप यहाँ से अपना कलर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं जाके अंदर, और इस दिन में कितना चाहिए, रात में कितना चाहिए। सिंक विद ड्राइव मोड के साथ भी सिंक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, व्हीकल और वॉइस असिस्टेंट भी है, आप आवाज़ मार के गाड़ी से काम करा सकते हो, लेकिन जब भगवान ने हाथ दिए तो आवाज़ क्यों मारना। तो इस तरह की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको इसके अंदर मिलती है। अब चलते हैं इसकी सेकेंड रो में और देखते हैं पीछे क्या माहौल है, कितना कंफर्टेबल है, कितना नहीं है। सेकेंड रो में जैसे ही हम लोग आते हैं ना, तो एक चीज़ जो मेरे को सबसे पहले महसूस होती है वो ये कि ड्राइवर सीट से ज़्यादा बेटर कंफर्ट जो है वो सेकंड रो में। थोड़ी सी अपराइट सीटिंग है, हल्का अगर इसको और रिक्लाइन किया जा सकता होता, आई थिंक ये फुल रिक्लाइन है, ये और सीधा ही हो सकता है, इससे ज़्यादा रिक्लाइन तो नहीं होगा, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। उसका एक रीज़न बताता हूँ कि अभी देखो मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे सर के ऊपर इतनी लगभग जगह बची है। 4 उंगली की कितना हुआ अपना, रफली 2-2.5 इंच हुआ, इतना जो वजन, इतना जो होता है, इतनी लंबाई 2-2.5 इंच के आसपास होगी। तो यानी कि अगर कोई 6 फीट का बंदा आएगा तो वहाँ पर उसको बैठने में डिफ़िकल्टी होगी। हेडरेस्ट वगैरह ठीक है, हेडरेस्ट में ऐसी कोई शिकायत नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और इसमें 3 लोगों के लिए नहीं है पीछे हेडरेस्ट, पीछे सिर्फ 2 ही लोगों के लिए, मिडिल हेडरेस्ट नहीं है।
यहाँ बीच में आर्मरेस्ट लगाया हुआ है, आर्मरेस्ट में यहाँ पे 2 ग्लास रखने की जगह है, जो ग्लास रखना चाहें वो रख लीजिए आप। बाकी जो नी रूम है आई थिंक वो भी, अगर कोई 6 फीट का बंदा यहाँ पर आ जाएगा तो उसके लिए नी रूम डिफिकल्ट हो जाएगा। हल्का सा भी अगर मैं रिक्लाइन करना चाहूँ तो मैं वो रिक्लाइन नहीं कर सकता, ये सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और लेग रूम फिर भी डिसेंट है, पूरा बैठ जाता हूँ मैं। देखो अब ये मेरी सीटिंग पोजीशन है ना, एकदम अपराइट, मैं सीट के साथ पूरा अलाइन करा है, मैंने अपने थाई को एकदम थाई सपोर्ट के ऊपर रखा है और अपने शोल्डर वगैरह पूरा यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो अब अभी देखो मेरे सर के ऊपर जगह खत्म हो गई, यहाँ पर जाके जगह खत्म हो जा रही है। अगर मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, यानी कि थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, यहाँ पे मैंने जगह बना ली तो यहाँ पर जगह खत्म हो जाएगी, नी रूम पे जगह खत्म होगी। लेग रूम फिर भी थोड़ा सा ठीक है, डिसेंट है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा कम हो गया। तो आई थिंक टाटा को इंटीरियर में ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए था, इंटीरियर में स्पेस ज़्यादा बेटर करनी चाहिए थी। वहाँ पर एक चीज़ है जो मुझे खल रही है, वो कमी खल रही है। यहाँ पीछे आपको डुअल AC वेंट्स हैं, 2 AC वेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और 5 वोल्ट 3 एम्पियर का सॉकेट है, और 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ए टाइप का सॉकेट है, ये AC टाइप का सॉकेट यहाँ पर लगा 2.4 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। तो ये चीज़ हो गई। इधर सीट पॉकेट वगैरह नहीं है रियर सीट में, दिस इज़ ड्रॉबैक। यहाँ पर सीट पॉकेट होता है तो यार बढ़िया होता है, आदमी लंबी दूरी पे जा रहा है, कुछ खाने का सामान, चिप्स रख लिए, पानी की बॉटल्स रख ली, एक बॉटल ही साइड में आ सकती है। तो यहाँ पर एक जो स्टोरेज स्पेस है वो मिसिंग है, ये फीडबैक है। मैं चाहूँगा कि टाटा इसको फीडबैक की तरह ले, और आने वाले टाइम में यहाँ पर एक सीट पॉकेट तो मालिक इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं। यहाँ पर एक रीडिंग लैम्प दिया हुआ है, जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो यहाँ से लाइट जला के चलती गाड़ी में किताबें पढ़ सकते हैं। गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग है, यहाँ कट-इन एयर बैग भी है, आप देखो एयर बैग की यहाँ पर बैजिंग लगाई हुई है। और ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ये ठीक है, इसके साइड में मूड लाइटिंग वगैरह लग रखी है, वो कोई नहीं, कॉस्मेटिक चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ओवरऑल सेकंड रो कुछ ऐसा। आप चलते हैं बूट स्पेस की तरफ, दिखाते हैं वहाँ कितनी जगह है और कितनी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, चलिए। सो कर्व की बूट स्पेस के बारे में बात करें उससे पहले इसके टेल गेट के बारे में बात करते हैं। आई थिंक मैंने आज तक इतना स्मूथ जेस्चर कंट्रोल वाला टेल गेट नहीं देखा। आप देखो चाबी मेरे पास है, मैं एक बार पैर घुमाऊंगा और ये बूट ओपन होगी। मतलब लग्जरी कार्स में भी ना आपको 3-4 ट्राई मारने पड़ते हैं तब जाके बूट ओपन होती है। 500 लीटर की बूट स्पेस है और आप इसमें दुनिया भर का सामान रख सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये टेल गेट यहीं पे क्यों रुक गया, एक्चुअली हमने इसको सेट कर रखा है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको इसकी हाइट एडजस्ट करनी है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, इस बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करके रखूँगा, 1 2 3 4 5 बीप आई। अब ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब देखिएगा, अब ये गेट में जैसे ही बंद कर दूंगा तो आप देखना, और जब नेक्स्ट टाइम गेट खुलेगा तो पूरा ऊपर तक खुलेगा। तो बेसिकली आप किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, वो अपने हिसाब से इसकी टेल गेट की हाइट को एडजस्ट कर सकता है। अगर हमने खोला अब ये पूरा ऊपर तक जाएगा, जाना चाहिए यार, लाज रख लेना भैया हमारी, जाओ रख ली ना। तो इतना टेल गेट खुलता है और बहुत भरपूर जगह अभी हमने इसके अंदर सामान रखा है जो कि ना बराबर है। इट इज़ लाइक ऊँट के मुंह में जीरे का फोरन, उतना ही सामान है, मतलब इतनी बड़ी बूट स्पेस के अंदर। तो बूट में आपको शिकायत नहीं आएगी, गिरा देंगे तो 973 लीटर की स्पेस बन जाएगी, मतलब दोनों सीट्स फोल्ड भी हो जाती है। लेकिन वैसे कौन देखता है इसको, 500 लीटर की स्पेस है तो 500 लीटर की स्पेस है। यह यहाँ पर हुक्स लगाए गए हैं, हुक्स के अंदर आप थैले वैले टांग सकते हो, और इधर बूट में एक लाइट भी दी गई है। तो यहाँ बात हुई बूट की, और अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर। सबसे पहले हम डीजल इंजन चलाएंगे, तो आइए आपको इसका पहले हुड खोल के दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हुड के नीचे आखिर कैसा इंजन दिखता है। ये क्रायोजेट इंजन है, नया डीजल इंजन है टाटा की तरफ से। अब आपको गाड़ी का दिल दिखा देते हैं, ये डीजल इंजन का दिल है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा अंदर से, नीट एंड क्लीन। अभी तो खैर नई गाड़ी है तो सब नीट एंड क्लीन ही रहता है। कुछ इस तरह की स्पेसिंग है, आप देखो हर तरफ चीज़ों को बढ़िया तरीके से फिट किया हुआ है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने लायक चीज़ है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पर इंसुलेशन इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाई है, अगर आप यहाँ देखोगे तो। हाँ, अरे भाई साहब क्या बात है, इधर देखिए अंदर, यहाँ पर ये इंसुलेशन पैनल को देखो आप, यहाँ पर भी इंसुलेशन ऐड ऑन करिए, यानी कि इंजन में आवाज़ थी। और एक बारी मैं आपको इंजन की आवाज़ सुना देता हूँ, लगे हाथ जब अब खोला ही हमने ये। तो अब हम करेंगे इंजन को स्टार्ट और देखते हैं आखिर इंजन कितना शोर मचाता है। ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन से साथ परेशानी होती है कि वो शोर मचाते होते हैं। देखा है तो ऐसा हुड ओपन करने के बाद इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डैम्पिंग लगी है, और काफ़ी मोटी डैम्पिंग है, काफ़ी मोटा यहाँ पर इस्तेमाल किया इन्होंने फोम का, नॉइज़ को रिडक्शन करने के लिए, नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए। अब इसको ना एक बार बंद करके देखते हैं। यहाँ से ये टर्बो का इसका इनपुट जा रहा है, यहाँ से एयर इनटेक जा रहा है इंजन के अंदर, ये टर्बो के लिए काम करेगा। इसको करते हैं बंद, और बंद होने के बाद मैं आपको एक बार सुनाता हूँ। कितनी
नॉइज़ है। तो नॉइज़ तो है डीजल इंजन वाली, अगर आप बाहर से भी सुनोगे तो वो आपको नॉइज़ महसूस होती है, जबकि इतना हैवी इंसुलेशन हमने आपको दिखाया कि टाटा ने अंदर डाला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इंसुलेशन में कमी रही है, इसको और ज़्यादा बेहतर भी किया जा सकता है। अब एक बार अंदर बैठ के भी आपको सुना देते हैं कि आखिर इसके नॉइज़ लेवल्स कैसे हैं, अंदर बैठे गाड़ी में कितनी आवाज़ आ रही है, कितनी आवाज़ नहीं आ रही है। ड्राइव स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको अंदर के नॉइज़ लेवल्स चेक करा दूँ। AC ऑफ है और इतनी आवाज़ है, डिसेंट आवाज़ है डीजल इंजन के हिसाब से, बट बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ है डीजल इंजन की, पर अंदर जो आवाज़ है वो डिसेंट है। ध्यान से सुनिएगा। एक बार इसको रेव करते हैं, एक बार इंजन को रेव करते हैं तो नॉइज़ तो है, ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, वो डीजल वाली नॉइज़ है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ स्टार्ट होती है। देखो बहुत हिलती है बॉडी जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है। चलिए अब चलते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशन की तरफ, और ये डीजल इंजन हम लोग चला रहे हैं, आपको अब इसके बारे में अब अपन लोग बता देंगे। ये चलिए चले, अभी हम जो इस पथ पे चल रहे हैं, पथ थोड़ा सा हिलता डुलता पथ है, तो यहाँ पे सस्पेंशन की एक बारी बातचीत अच्छी हो जाएगी। सस्पेंशन देखो अच्छे सस्पेंशन हैं, सस्पेंशन की शिकायत हमें बिल्कुल नहीं है। टाटा मोटर कहता है कि आप इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी इतनी रखती है या फिर नहीं रखती है। और ये हिलता डुलता रास्ता इसके साथ हमने निकाल दिया। कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर ट्रैक्शन की थोड़ी सी जो कमी है वो लग रही है। बट अब बात कर लेते हैं 1.5 लीटर का जो एक क्रायोटेक इंजन है उसके बारे में। और इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊं तो ये 1500 सीसी का इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है और 116 bhp की पावर, 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 7 स्पीड DCA विद पेडल शिफ्टर्स इसके अंदर आते हैं। और ये नया इंजन है जो टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके अंदर क्रायोटेक इंजन इसको कहा जाता है। तो यार देखो, सस्पेंशन बढ़िया काम कर रहे हैं, सस्पेंशन की मैं शिकायत नहीं कर सकता, अच्छे सस्पेंशन है और बहुत ही खतरनाक रास्ते पर हैं हम तो उस रास्ते के हिसाब से मज़ा आ रहा है। इंजन के अंदर अच्छी पावर है और आपको इनिशियल लेवल पे ही टॉर्क भी मिलना शुरू हो जाता है, आपको टॉर्क में लैग महसूस नहीं होगा। और इसको अगर थोड़ा सा हम स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रोड ठीक हो जाए, तो जो गियर शिफ्टिंग है ना, मतलब 3rd गियर तक तो इजीली हो जा रही है। 3rd गियर के बाद इंजन थोड़ा ज़्यादा रेव कर रहा है शिफ्ट करने के लिए, वो चीज़ हल्की सी समझ के परे है कि वो इतना ज़्यादा रेव क्यों कर रहा है। अब ये देखो, हम बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको निकाल रहे हैं और भाई निकल गई, आराम से निकल गई। हा, तो ये आराम से इसने पार कर लिया ऑब्स्टेकल भी। सो अब अगर इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में बात करें तो देखो, टाटा ने बोला है कि इसका जो DCA ट्रांसमिशन है ना, वो अल्ट्रोस से बेटर करा है हमने, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, ट्यूनिंग करी है उसकी। अब वो ट्यूनिंग आपको यहाँ पर देख के हम बता देते हैं कैसी है कैसी नहीं है। और सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है, गाड़ी में ऐसा इतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब 10 में से 4 नंबर का बॉडी रोल आपको शायद इसके अंदर मिलेगा, उससे ज़्यादा का बॉडी रोल है नहीं। और पावर ना इंस्टेंट मिलती है, बढ़िया पावर मिल रही है। और जो डीजल में एक वो जो लैग होता है टॉर्क का, वो लैग नहीं है, आपको लोअर RPMs पे भी अच्छा टॉर्क जो है वो मिलेगा आपको। और गियर शिफ्टिंग में एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि इंजन बहुत ज़्यादा रेव कर रहा है शिफ्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा रेव कर रहा है, बट ये कि पुल जो है वो उतना ज़्यादा पुल महसूस नहीं हो रहा है। बट हाँ, थोड़ा सा रेव ज़्यादा कर रहा है, खासकर 3rd के बाद 4th पे जाने में वो काफ़ी ज़्यादा रेव करता है। ये देखो, अभी 3rd पे गए हम, अभी तो स्मूथली चला गया, बट बीच में मैं हाईवे पर चला रहा था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, हाईवे पर चला रहा था, तो वहाँ पर 3rd से 4th जाने में दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, गाड़ी का कंट्रोल बना रहता है, गाड़ी में ADAS है तो लेन कीप असिस्ट आपको मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह मिलती है। और जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिकली बीम एडजस्ट करते हैं जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं। अगर मान लीजिए बाहर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो अपने आप, अगर गाड़ी हाई बीम पे है तो लो बीम पर हो जाएगी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो कुछ 20-21 फीचर हैं, सेफ्टी फीचर, जो आजकल ADAS के साथ आने लगे हैं। टॉप एंड मॉडल में ADAS आपको मिलता है और रेडार और कैमरा बेस्ड ADAS है। हॉर्न भी बढ़िया है, एक बार हॉर्न सुना देते हैं। तो हॉर्न भी बढ़िया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यह देखो आप, तो जैसे मैं रेव करता हूँ ना, एक्सीलरेटर पे प्रेस करता हूँ, तो नॉइज़ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इंजन की नॉइज़ अंदर काफ़ी है, अंदर आपको नॉइज़ जो है वो महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि आप उस नॉइज़ से खुद को बचा लेंगे, वो चीज़ नहीं आने वाली है सामने।
तो ओवरऑल जो डीजल इंजन है उसको चलाने में हाँ मज़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप डीजल के नॉइज़ से परेशान नहीं होते, जो कि मैं नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि इंजन नॉइज़ मेरे लिए एक सूदिंग म्यूज़िक की तरह होती है, मतलब अच्छा लगता है कभी कभार। और ख़ास करके जो डीजल इंजन की नॉइज़ होती है वो मेरे को तो बहुत पसंद है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बट लोग कैबिन को साइलेंट चाहते हैं, साइलेंट कैबिन लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगे, उतना साइलेंट नहीं है। बट ये है कि सस्पेंशन वगैरह उन सब चीज़ों की कोई भी किसी तरह की आवाज़ नहीं है। नई नई गाड़ी है, थोड़ा वक्त के साथ हो सकता है उनके अंदर अगर कुछ चेंजेस आए तो वो हम कह नहीं सकते, या हो सकता है ना भी चेंजेस आए, तो उसके बारे में भी अपन फिलहाल तो नहीं कह सकते। मतलब आप देखो, जैसे अभी हम गोवा की तंग गलियों में भी चला रहे हैं तो गड्ढे वगैरह ना जो आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी लंबी दूरी में कितनी सफल और असफल होगी वो देखने वाली बात होगी, वो हम एक बारी चेक करेंगे। इस गाड़ी को एक लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएंगे और इसके अंदर आपको डीसी ट्रांसमिशन के साथ पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। आप इस तरह से पेडल शिफ्ट करके वो मैनुअल वाला मज़ा भी ले सकते हैं। आपको जब जो जैसा चाहिए हो पावर वगैरह वो आपको यहाँ पेडल शिफ्टर से मिल जाएगा। बट फिर से मैं वही बता रहा हूँ आपको कि गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, फील तो आ रही है भाई। और डीजल इंजन है, पेडल प्रेस करते ही भाग रहा है चकाचक एकदम। तो कुल मिला के बात यह है कि बात यही है, मज़ेदार इंजन है, उसके अंदर आपको ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी। डीजल इंजन की बात होगी। अब चलते हैं पेट्रोल इंजन की तरफ, चलिए वो चला के भी आपको दिखा देते हैं। तो भाई अब हम चला रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट टाटा कर्व का, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो चलाते ही महसूस हो रही है, वो है कि लोअर आरपीएम्स पे जैसे आप गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं, पहली गियर पे उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो बंद हो जा रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा गाड़ी बंद हो रही है। और ये दिक्कत लोअर आरपीएम्स पे आ रही है। जब अगर आप थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा के गाड़ी को पिक करते हैं तो वहाँ पर मामला ठीक हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, हैंडलिंग वगैरह तो मोर और लेस सेम ही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को समहाउ लग रहा है कि डीजल ट्रांसमिशन का जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल था। हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वो तो मुझे महसूस हो रहा है और वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। पावर वगैरह डिसेंट है, फन टू ड्राइव कार है, इंजन जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एज एन पेपी इंजन है, मज़ा आ रहा है उसको चलाने में। ये हाइपरियन वो वाला इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन है इनका, नया इंजन इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। एंड स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह ठीक है, हल्का सा हैवी लग रहा है मुझे स्टीयरिंग, मुझे लगता है स्टीयरिंग थोड़ा और लाइट हो सकता था मैन्यूवर करने के लिए, बट वो ठीक है। एज सच ब्लाइंड स्पॉट वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ये दोनों ही गाड़ियों के लिए मैं कॉमन एक आपको फीडबैक दे रहा हूँ, दोनों ही इंजन्स के लिए, क्योंकि बॉडी तो शेप सेम ही है। ऐसे इतने कुछ खास ब्लाइंड स्पॉट वगैरह क्रिएट नहीं हो रहे। ORVM से जो विजिबिलिटी है वो भी बढ़िया आ रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, अगर हम जैसे देखो आप, क्लच भी ठीक है, क्लच भी ऐसा हार्ड नहीं है, और ब्रेकिंग प्रणाली भी इसकी ठीक तरह से काम कर रही है। नॉइज़ एक जो चीज़ है जो इंजन के कैबिन के अंदर नॉइज़ आती है, मैं एक बार AC ऑफ कर देता हूँ और देखते हैं कि अगर आपको नॉइज़ इसकी सुनाई देती है कि नहीं। तो वो पेट्रोल इंजन के हिसाब से भी हल्की नॉइज़ है इसके अंदर। मेरे हिसाब से इतनी नॉइज़ डीजल में होनी चाहिए थी जितनी नॉइज़ इसकी पेट्रोल में है, ये एक चीज़ है। टाटा कर्व का ना मैं आपको एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूँ जो कि डिज़ास्ट्रस है, मतलब ये खतरनाक चीज़ है जो टाटा ने कर्व में करी है। अब क्या है कि इसकी जो रियर विंडशील्ड है वो स्लोपी है, वो स्लांट हो रही है, वो छोटी भी है। तो जब मैं यहाँ पर IRVM से पीछे देख रहा हूँ, पीछे का व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए मात्र इतना व्यू आपको मिलेगा, सिर्फ इतना सा व्यू पीछे का मिल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे पीछे जो टाटा कर्व आ रही है लाल रंग वाली, कितनी सी दिख रही है वो। इसको मैं और आपको जूम करके दिखाऊं तो आप सिर्फ इतनी गाड़ी देख पाते हो, उसके आसपास का आप ट्रैफिक ही नहीं देख पा रहे हो। इससे ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ किसी गाड़ी में क्या ही होगी कि कितना सा व्यू आता है, इतना छोटा व्यू आता है कि आप ये मान लीजिए कि पीछे, आपके पीछे जो गाड़ी, सिर्फ आप उसका बोनेट तक भी नहीं देख पाएंगे ठीक से। आपकी जजमेंट जो है ना वो फेल होगी। ये इतना डिज़ास्टर्स, इतना ख़तरनाक और इतना गलत है ना ये, कि पता नहीं ये कैसे इनसे मिस हुआ है, ये चीज़ कैसे किसी ने नोटिस नहीं करी। ये बहुत ही ख़राब है। तो आपने ऐसी गाड़ी तो बना दी जो कि मजबूत है, एक्सीडेंट के दौरान, एक्सीडेंट होने के बाद आपको सुरक्षित रखेगी, लेकिन आपने ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जिससे कि एक्सीडेंट बचाया जा सके। सो आप कह रहे हो कि हम क्योर तो कर सकते हैं, अपने पास प्रिवेंशन का इलाज नहीं है, विच इज़ रॉन्ग, गलत है ये। और दूसरा जो एक इशू मेरे को लग रहा है, इस गाड़ी में टॉर्क का मेजर प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप तीसरे चौथे गियर पे भी टॉर्क की डिमांड करते हो ना, आता ही नहीं है टॉर्क वहाँ पर। गाड़ी मतलब लोड लेती है, वो खींच ही नहीं पा रही है गाड़ी आगे। वो बहुत एक समस्या वाली बात है। DCA में ये प्रॉब्लम नहीं है,
जो हमेशा डीजल वाला ट्रांसमिशन चला रहे थे वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आ रही थी, बट मैनुअल में वो दिक्कत है। और जो गियर शिफ्टिंग भी है वो चलो फिर भी डिसेंट है, उसमें इतनी क्या कोई कमी निकालनी कुछ बोलना, वो फिर भी डिसेंट है। बट पता नहीं क्या इशू है इसके टॉर्क के साथ, वो माहौल ही नहीं बन पा रहा, बिल्कुल भी माहौल नहीं बन पा रहा भाई, बड़ी दिक्कत आ रही है। मतलब इस छोटी, ऐसा तो है नहीं कि अपन पहली बार गाड़ी चला रहे हैं यार, हम हर हफ्ते अलग अलग ब्रांड की गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारी दुनिया भर की गाड़ियाँ हम चला चुके हैं, कभी किसी के मैनुअल के साथ इस तरह की परेशानी नहीं है। और मैं खुद भी नॉर्मल लाइफ में डेली बेसिस पे मैं खुद भी नॉर्मल मैनुअल कार ही चलाता हूँ, इतनी कभी मेरी मैनुअल गाड़ी बंद नहीं हुई जितनी ज़्यादा ये जो है वो चलाने टाइम बंद हो रही है। वो टॉर्क का इशू, अभी सेकंड गियर पे की ना गाड़ी, आप ये 1500 आरपीएम पे भी उठने में इसकी जान निकल रही है। समहाउ आई थिंक डीसीए इज़ अ बेटर ऑप्शन, अगर आप डीसीए की तरफ जाएंगे वो बेटर ऑप्शन है। एंड वैसे देखा जाए तो टायर वगैरह की नॉइज़ नहीं है, टायर की या रोड नॉइज़ जो आती है ना वो नॉइज़ नहीं है, इंजन नॉइज़ है, इंजन की आवाज़ है जो अंदर तक आ रही है। हालांकि टाटा ने अच्छी कोशिश करी है कि इसके एनविच लेवल्स को कंट्रोल किया जाए, अच्छी इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए, बट उसके बावजूद भी एक इंजन की नॉइज़ है जो अंदर आ रही है। फिर से देखो अभी हम थोड़ी सी ख़राब सड़कों पर है एंड यहाँ पर जो सस्पेंशन है उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, थोड़ा हार्ड फील हो रहा है मेरे को, जबकि जब मैं वो डीजल वाला चला रहा था तो मुझे इतना हार्ड महसूस नहीं हो रहा था। और अब आप देख भी रहे होंगे, अगर मैं बोलता रहूँ तो इसकी मेरी आवाज़ में आपको वाइब्रेशन कितना महसूस होगा, देख लो आपकी आवाज़ थोड़ी सी वाइब्रेट कर रही है, तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है। गियर शिफ्टिंग इज़ नाइस एंड गुड, उसकी प्रॉब्लम नहीं है एज सच। एंड पूरे इसके इंजन स्पेक्स में आपके लिए एक शीट लगा देते हैं हम यहाँ पर, ग्राफिक प्लेट के रूप में आपको ये दिखा देते हैं कि आखिर इंजन के क्या स्पेक्स हैं जो टाटा ने प्रॉमिस करे हैं। एंड थोड़ा सा इसको हाईवे की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ पर इसका पिकअप वगैरह एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ पर अगर हाई स्पीड में कैसी चलती है गाड़ी। चलिए चलते हैं हाईवे की तरफ। सो अब हम एक थोड़ी मतलब खुली सड़क पर हैं, हाईवे तो मैं इसको फिर भी नहीं कह पाऊँगा, हाईवे है भी नहीं है, कहना भी क्यों चाहिए, बट एक थोड़ी सी ज़्यादा खुली सड़क पर है। वहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैनुअल में मुझे मतलब पेट्रोल है, मैनुअल है, उसके बावजूद इसके अंदर मेरे को टॉर्क की कमी जो है वो महसूस हो रही है। गाड़ी बहुत ज़्यादा झटके लेती है, बहुत बंद होती है गाड़ी यार, रास्ते में जितनी बार चलाओ उतनी बार गाड़ी टक 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 बंद ही होती रहती है, एक वो वाली समस्या इसके अंदर है। और मतलब लोअर आरपीएम्स पे वही मैं जो बोल रहा हूँ कि इनिशियल पिकअप नहीं मिलता है आपको, वो चीज़ नहीं आती है। एंड बाकी ठीक है, जब एक तय सीमा के ऊपर गाड़ी चलनी शुरू होती है, आप अगर 60 70 80 पे चला रहे हैं तब ठीक है, तब स्मूथनेस आपको इसके अंदर दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी। तो ओवरऑल डिसेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंप्रेसिव नहीं कहूँगा चलाने में कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव प्रोडक्ट हो गया, वो चीज़ नहीं है। और लंबी दूरी में ये गाड़ी आपकी कमर दुखा सकती है, जो मैंने अभी तक महसूस किया है। उतना ना कंफर्ट है नहीं ड्राइविंग सीट के ऊपर जितना कंफर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप इसको एक प्रीमियमनेस की फीलिंग देना चाह रहे थे, बट वो फीलिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। अब इसी के साथ वीडियो को करते हैं अंत और आपको अपनी राय बताते हैं ज़रा गाड़ी से उतर के। चलिए चलें। तो देखो जी, टाटा कर्व की यात्रा तो हमने कर ली, दोनों ही गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर लिया हमने। ये क्रायोजेट डीजल इंजन या हाइपेरियन पेट्रोल इंजन, इन दोनों गाड़ियों को हमने चला के देख लिया है। देखो अब बात आती है कि हमारी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के ऊपर, इन दोनों इंजन्स के ऊपर, टाटा कर्व गाड़ी के ऊपर। दोनों ही इंजन चलाने में मज़ेदार हैं, फन टू ड्राइव कार है, उसमें कोई शक नहीं है, सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी की कीमत शुरू होती है 9,99,000 रुपये से, शुरुआत अच्छी है, लेकिन गाड़ी 19 लाख रुपए के टॉप मॉडल तक जाती है। जो ये वाला वेरिएंट आप देख रहे हो ये 19 लाख रुपए एक शोरूम पे आता है, तो मोर और लेस ये लगभग आपको 22 लाख रुपए ऑन रोड का पड़ेगा। तो ये प्राइसिंग इसकी यहाँ पर आ रही है। इसके बहुत सारे ऐसे वेरिएंट है, 34 वेरिएंट आते हैं अक्रॉस 4 पर्सोनास, 34 वेरिएंट में ये गाड़ी आती है। तो कई सारे आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको इसके अंदर मिलेंगे। अगर आप टॉप में नहीं भी जा रहे हैं तो आपको 14 लाख 15 लाख इनफैक्ट 12-13 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास भी इसके बहुत सारे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। अब क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। टाटा ने इसको बोला ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मैं आपको कहूँगा आप इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी समझ के खरीदो ही मत। अगर आप एक नए तरीके की गाड़ी चलाना चाहते हो, एसयूवी कूप चलाना चाहते हो, कूप कह लो, कूपे कह लो,
अगर आप वो चलाना चाहते हो तो आप इस गाड़ी को खरीदो, क्योंकि आप इसको जब कॉम्पैक्ट एसयूवी से कंपेयर करने जाएंगे ना तो आपको ये गाड़ी थोड़ी सी निराश कर देगी। मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि अपनी क्रेटा होगी या सेल्टॉस होगी, आप जब उनसे कंपेयर करेंगे आपको इंटीरियर में स्पेस की कमी खलेगी, आपको शायद थोड़ी सी क्वालिटी की कमी खले, तो वहाँ पर आप निराश होंगे। आप बिल्कुल आप सोचो मत कि आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है, आप ये सोचो यार मैं एक नई तरह की गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आसपास के जब लोग देखें तो ये कहें कि भाई साहब ये कौन सी वाली गाड़ी है। अगर आपको वो वाली टेंशन चाहिए तो आप इस कार को खरीदें। एक एसयूवी कूपे सेगमेंट टाटा तैयार कर रहा है और इसको सिट्रोन ने भी तैयार किया बसात के साथ, तो उस सेगमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं इसको, तो वहाँ पर ये गाड़ी एक बाय ज़रूर बनती है। लेकिन अगर इसको बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल से तब ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्रेटा के सेकंड रो फर्स्ट रो के बारे में या सेल्टॉस फर्स्ट सेकंड रो के बारे में, उसके अंदर की प्रीमियमनेस के बारे में, वो ज़्यादा प्रीमियम फील देती है, ज़्यादा स्पेशियस आपको ज़रूर लगेगी इनसाइड द कैबिन, वहाँ पर वो एक चीज़ आती है। तो कुल मिला के राय ये है, नए सेगमेंट में एंट्री लेना चाहते हो, नई तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हो, नया डिज़ाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो टाटा कर्व ले लो। लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में रहना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए तकलीफ आएगी। तो खैर अब आपकी बारी है, अब आप कमेंट सेक्शन में आइए और राय फ्री में देनी चाहिए, दुनिया देती है फ्री में राय, हम भी चाहेंगे कि आप भी अपनी मुफ्त की राय कमेंट सेक्शन में आके रखिए, आपको इस गाड़ी के बारे में क्या कहना है। अगर आपने अभी तक इसका ईवी वेरिएंट खरीद लिया है तो भी आके बताइए कि क्या शिकायत है, क्या शिकवा है, या बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी आके बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये भी अपनी राय कॉमेंट में आके ज़रूर छोड़िएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।